असली आतंकवादी तो ब्राह्मणवादी लोग हैं। पहले ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करवाते थे। आरएसएस का आदमी आदिवासी लड़के के मुंह पर पेशाब कर रहा है, उसको पेशाब पिला रहा है। ये अमृत काल है आजादी का। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने करवाया। तो बीजेपी के आश्रय से भारत में एक आतंकवाद पैदा हो गया है। जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय लोग नहीं है, ये विदेशी लोग। जिनका देश भारत रही है वो ब्राह्मण भारत माता की जय बोल रहे हैं। अत्यंत जंगली हिंसक प्रजाति यामनिया समाज। तो ये जो विदेशी लोग हैं ये आदिवासियों की पहचान वनवासी कर रहे हैं। आरएसएस दुनिया का नंबर 1 का आतंकवादी संगठन। बिड़ला जी की बेटी का शादी बिड़ला जी ने एक मुसलमान के साथ किया। अब नारा लगाओ बटेंगे तो कैसे कटेंगे? ये खुल्ला संविधान द्रोह है। तो ये जो आजादी हमें मिली है, हमारी आजादी नहीं है। 1857 का जो आंदोलन था, बाजीराव पेशवा ने संधि किया, ट्रीटी किया, समझौता किया। 1 जनवरी 1818 के युद्ध से भागने के बाद 6 महीना कुत्ते की तरह भागता रहा। भागने के बाद पत्र भेजा, एक दोस्त को पत्र भेजा, अंग्रेज दोस्त को, कि अब मेरी स्थिति उस तरह से हो गई है, मेरी नाव अब टूट गई है और मेरा प्रिय दोस्त आप ही हो। आप मिडल मैन बनो और मेरा ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करो। और समझौता करके बाजीराव पेशवा पूना से भागकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाकर सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उसने वहां कई शादियां की, लगभग 13 शादियां की। उसको सालाना कुछ लोग मारने का अधिकार था, यानी जो करार किया उसमें सोने और चांदी के चम्मच से खाना खाता था और उल्टा ब्रिटिश सरकार से 8 लाख रुपए पेंशन लेता था। 1847 को बाजीराव को पैरालिसिस हुआ, आंख से अंधा हो गया और 1851 में बाजीराव मर गया। मरने के बाद उसका जो दत्तक पुत्र था धोंडो पंत उर्फ नाना साहेब पेशवा, इसने ब्रिटिश लोगों से आग्रह किया कि मैं दत्तक पुत्र हूं। तो ब्रिटिश लोग कहते थे तुम दत्तक हो, उसके थोड़ी हो। तो दत्तक पुत्र ये डिमांड कर रहा था कि मुझे 8 लाख रुपए पेंशन दे दो। जब ब्रिटिश लोगों ने 8 लाख रुपए पेंशन नाना साहेब पेशवा को देने से इनकार किया, इसलिए उसने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ एक हिंसा अभियान चलाया। और हिंसा अभियान चलाते वक्त उस समय का जो मुगल राजा था, देश का राजा था, उस राजा को भी इस जंग में इन्वॉल्व कर लिया। और वो मुगल राजा इतना दर्दनाक मौत मारा गया कि उसके बच्चों के सिर उसके खाने के मेज पर होते थे, उसका निर्वंश करके मार दिया गया। और नाना साहेब पेशवा जंग में हार गया, लक्ष्मीबाई जंग में हार गई, वो तो बच्चा लेकर भाग गई। मगर आज भी वो शूरवीर की गाने हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। टाटा टोपे भाग गए। पुणे के कुछ ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि जो नाना साहेब पेशवा भाग गया था वही साईं बाबा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग। तामनकर, एक ब्राह्मण है तामनकर, उसने 1994 में एक आर्टिकल लिखा कि 1857 के गदर से जो भागा हुआ नाना साहेब पेशवा है वही साईं बाबा है। तो एक तरफ ये ब्राह्मण लोग उनके वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आजादी का आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अलग अलग सूबों में आदिवासी भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, नोमिडिक ट्राइब भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बैकवर्ड कास्ट के लोग भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उसमें बिरसा मुंडा एक।
मगर बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये एक खास मकसद है। मगर ब्राह्मण अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनका अलग मकसद है। जैसे बिरसा मुंडा अंग्रेजों से लड़ रहे थे और बिरसा मुंडा जी का विरोध करने का काम ब्राह्मणवादी वर्ग कर रहा था। उन्हें पकड़वा देने का काम भी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया। महाराष्ट्र में एक रामोशी कम्युनिटी के नॉमिडिक ट्राइब, बाद में अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था, उमाजी नाइक, उनको तो पूना सिटी के अंदर 1832 में बरगद के पेड़ को रस्सी बांधकर मार डाला गया था लोगों के बीच में। और उनको पकड़वाने का जो जिस आदमी ने काम किया, उस आदमी का नाम कुलकर्णी था और इनाम में उसको 10,000 रुपए मिला था और कई एकड़ जमीन मिली थी। तो बिरसा मुंडा का अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना और पेशवा ब्राह्मणों का अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना फर्क है, अंतर है। जिन लोगों से हम आजादी लेना चाहते थे, वो लोग क्या भारत छोड़कर भाग गए हैं क्या? मुगल तो ब्रिटिश काल में ही खत्म हो गए। 1818 के बाद ब्रिटिशों का राज भारत में फैला। ब्रिटिश लोगों का राज 1947 में खत्म हुआ और ब्रिटिश लोग भारत छोड़ के भाग गए। मगर जो आज वर्तमान के ब्राह्मण लोग हैं, वो कौन है? वो लोग विदेशी हैं, जिनका आज भारत पर राज है। वो ब्राह्मण लोग हैं जिनकी आबादी 3.5% है और वो 3.5% वाले ब्राह्मण लोग एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के नाम पर तथाकथित झूठा आजादी का आंदोलन चला रहे थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भगाने के लिए। मगर अब हजारों की संख्या की ईस्ट इंडिया कंपनी यही ब्राह्मण लोग भारत में स्थापित कर रहे हैं। जैसे गौतम अडानी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, नाम बदल गया है। भारत में कंपनी सरकार लागू हो गए। भारत में संविधान का कानून लागू होना चाहिए था, मगर इन लोगों ने मुट्ठी भर लोगों का राज कायम किया। जिन लोगों ने लोकतंत्र को दरकिनार करके मुट्ठी भर लोगों का राज कायम किया, वो लोग ब्राह्मण लोग, जिनकी आबादी 3.5% है। और 3.5% वाले लोग गांव का सरपंच सदस्य नहीं चुन सकते। उनके 5-5 राष्ट्रीय दल है, जिनके पास वोट नहीं है। लोकतंत्र में अगर असली भिखारी किसी को कहा जाए, भिखारी जिनके पास वोट ही नहीं है, वो ब्राह्मण लोग। और लोकतंत्र पर जिनका नाजायज कब्जा हो गया है, और ये कब्जा करवाने के लिए पहले ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करवाते थे। और फसाद के नाम पर या तो कांग्रेस सत्ता में आती थी या बीजेपी सत्ता में आती थी। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बीजेपी का उभार हुआ। आज जैसे बोला जा रहा है कि बीजेपी सत्यानाश कर रही है, बीजेपी केवल सत्यानाश नहीं कर रही है, कांग्रेस की मदद से देश का सत्यानाश कर रही है। 70 साल तक फसाद के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया और अभी वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सत्ता उपभोग कर रहे हैं। साथियों, 2023 में बीजेपी के लोगों ने एक कानून पास किया, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। ये विधेयक बीजेपी के लोगों ने लाया। राष्ट्रपति महोदय आदिवासी है, यानी कांग्रेस की सत्ता रहती है तब राष्ट्रपति नाम मात्र होता है, केवल मात्र मुखर्जी को छोड़ दिया जाए तो।
प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बना था वो तो एनिमी है लोकतंत्र का, मगर कांग्रेस का राष्ट्रपति बनता है, बीजेपी का कार्यकाल में राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका नाम मात्र इस्तेमाल होता है, नाम मात्र। राष्ट्रपति आदिवासी महोदय है, 2023 में जो अधिनियम पास किया उस अधिनियम का विरोध करने का काम विपक्ष के लोगों का काम था कि आदिवासियों के खिलाफ है, मगर कांग्रेस ने इस विधेयक का पार्लियामेंट में बिल्कुल विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने तो विरोध नहीं किया, मगर जो कांग्रेस के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट से चुनकर आने वाले नेता है, बीजेपी के अंदर जो रिजर्व सीट से चुनकर आने वाले नेता है, एससी एसटी के 131 सांसद है, उन 131 सांसदों ने भी इस अधिनियम का, इस विधेयक का विरोध नहीं किया। इस कानून में क्या लिखा हुआ है? इस कानून में स्पष्टता ये लिखा हुआ है, ये नया संशोधन बिल है 1980 का जो विधेयक है, 1980 का जो कानून है उसका ये अमेंडमेंट है, इसका ये नया सुधार है। भारत के संविधान के तहत आदिवासी लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। उनके जल, जंगल, जमीन पर कोई भी लोग कब्जा नहीं कर सकता, भारत सरकार भी नाजायज कब्जा नहीं कर सकता, ऐसा भारत का संविधान का कहना है। मगर ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 का ये कहना है कि जो आदिवासियों का लैंड है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत उसके वास्तविक मालिक वही है, उस लैंड को प्राइवेट लैंड घोषित किया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है और डेवलपमेंट के नाम पर दिया जा सकता है। ये खुल्ला संविधान द्रोह है, संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद ये काला कानून पास किया गया, इसके लिए केवल मात्र बीजेपी के लोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए विपक्ष कहने वाले कांग्रेस के ब्राह्मण भी जिम्मेदार है। और उनका जो गुलाम फैक्ट्री है पूना पैक्ट के, जो आधुनिक पूना पैक्ट है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और भड़वे कहते थे, वो 131 सांसद लोग, हमारे समाज के लोग, उन मनुवादी लोगों के इशारे पर हमारे लोगों के अधिकार छीनने का उन लोगों ने काम किया। साथियों, तथाकथित आजादी को हासिल किए हुए ये कह रहे अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में क्या कर रहे हैं? गाय का गोबर खिला रहे, गाय का मूत्र पिला रहे, ये अमृत काल है। अमृत काल में क्या हो रहा है? आरएसएस का आदमी आदिवासी लड़के के मुंह पर पेशाब कर रहा है, उसको पेशाब पिला रहा है, ये अमृत काल है आजादी का। और उस समय का सीएम मध्य प्रदेश का एक लड़के के पैर धो रहा है। सीएम का काम क्या है? सीएम का पैर धोने के लिए गठित किया आरएसएस के लोगों ने। जो वास्तविक गुनहगार है उसको सजा देना, ये सीएम का काम है। मगर सीएम क्या कर रहा है? पैर धो रहा है। तो ये जो आजादी हमें मिली है, हमारी आजादी नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए, हसदेव जंगल उजाड़ा जा रहा है, आदिवासी लोग रो रहे हैं, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं, मगर वहां जो जंगल है उसको उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आदिवासियों को विस्थापित क्यों किया जा रहा है, जंगलों से खदेड़ा क्यों जा रहा है, क्या वजह है? क्या वो वास्तविक गुनहगार हैं? अगर वो विरोध करते हैं अपने जंगल को बचाने के लिए, सरकार का ये संविधान विरोधी ऐसे कानून का अगर आदिवासी लोग विरोध करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है नक्सलाइट, उनको नाम दिया जाता है नक्सलवादी, और उनको गोलियों से भूनकर मारा जाता है। तब लोगों को लगता है कोई परजीवी लोग हैं, एलियन लोग हैं, कोई आतंकवादी लोग हैं।
असली आतंकवादी तो ब्राह्मणवादी लोग हैं जो सरकारें बनाकर कब्जा किए हुए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने झाबुआ के अंदर, मध्य प्रदेश झाबुआ के अंदर आईडीएक्स रखा था अपने घर के अंदर, और आदिवासी लोग जब वहां इकट्ठा हुए वो आईडीएक्स फट गया तो आदिवासी लोग ही थे, टमाटर की तरह फटकर मर गए थे। तो बताइए बीजेपी के घर के कार्यकर्ता के घर में बम क्यों था? मध्य प्रदेश की घटना है। आखिर में उसका क्या हुआ? नांदेड़ में 2006 में आरएसएस के लोग बम बना रहे थे, रात को ही बम फट गया, एक आदमी मर गया। सीबीआई के द्वारा जांच हुई, कांग्रेस की सरकार थी। देखो कांग्रेस वाले लोग बीजेपी के विरोध करते हैं। 2006 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। नांदेड़ में आरएसएस के घर में कार्यकर्ता बम बनाते वक्त फट के मर गया, कुछ बच गए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई जांच किया गया और कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस को बचाया। एक घटना से आरएसएस के ऊपर बैन लग सकता था। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने करवाया, और जिन लोगों ने करवाया उसमें एक मध्य प्रदेश का ब्राह्मण था और वो आरएसएस का फुल टाइमर था और उसका नाम सुनील जोशी था। और वो केस उसके मरने के बाद चली। उसके परिवार की केस इस आधार पर चली कि आरएसएस के लोगों ने हमारे बच्चों को मार डाला। वो एक अलग से केस चली, मगर 11 लोगों पर आरोप था, जिसमें मध्य प्रदेश का एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुनील जोशी था। जो लोग आदिवासी लोगों को, उनके विरोध को तोड़ने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, ये ओरिजिनल आतंकवादी, वेरी ओरिजिनल नक्सलाइट, यही आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। फरीदाबाद में 2008 में आरएसएस की आतंकवादी ग्रुप की एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे। मीटिंग चल रही थी तब एक बीजेपी का सांसद आ गया, तो जो कंडक्ट करने वाला जो प्रमुख था वो पुरोहित था, पुना का ब्राह्मण, चितपावन ब्राह्मण। उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसका वीडियो बना के रखा। वो वीडियो कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद वो सबूत हमारे पास आ गए। हम हर बात सबूत के आधार पर बोलते हैं। पुरोहित ने कहा ये महाशय आरएसएस के कट्टर फुल टाइमर थे, कार्यकर्ता थे, अभी विद्यमान एमपी हैं और इन्हें भी हमने मीटिंग में बुलाया है। यानी फरीदाबाद के मीटिंग में आरएसएस के लोग, और वो भी आतंकवादी आरएसएस के लोग गुप्त मीटिंग कर रहे थे, उसमें बीजेपी के लोग सम्मिलित थे। तो बीजेपी के आश्रय से भारत में एक आतंकवाद पैदा हो गया है और ये आतंकवाद एससी एसटी ओबीसी के लिए खतरा बना हुआ है। तो इन आतंकवादी लोगों का मुकाबला कैसे किया जाए, जिन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा किया है, विधायिका पर कब्जा किया है, जुडिशरी पर कब्जा किया है, मीडिया पर कब्जा किया है। और ये जो आतंकवादी लोग हैं ये दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इसीलिए साथियों, जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय लोग नहीं हैं, ये विदेशी लोग हैं और इनका देश, इनका मुल्क, इनका वतन भारत नहीं है। जिनका देश भारत रही है वो ब्राह्मण भारत माता की जय बोल रहे हैं। जिनका वतन भारत नहीं है वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। हम कह रहे भारत हमारा है, भारत की माता हमारी माता है, तो हमारी माता का तुम जय क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माता का जय बोलो। तो उनकी जो माता है, ब्राह्मणों की जो माता है, तो उनकी माता गो माता है। वो बोलते हमारी माता गो माता है। और गो माता के नाम पर ब्राह्मण लोग
SC ST OBC के लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। और जो अभी एक घोटाला हुआ चुनाव के पहले, उस घोटाले में जो चंदा दिया गया, बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया गया, वो चंदा देने वाली कंपनियां बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां थी। यानी भारत में उन्होंने नंगा नाच किया, गाय के नाम पर नाच किया, गोवंश के नाम पर नाच किया, और बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जिन लोगों की थी वो सारा चंदा बीजेपी को दिया गया। अब इनकी देशभक्ति का क्या होगा? तो मैं आज यहाँ इसलिए एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ, और मुद्दा ये है कि 2019 में हरियाणा राज्य में 5000 साल पुराना एक कंकाल मिला, लगभग 60 कंकाल मिले। उस कंकाल में से एक कंकाल के कान के पीछे की हड्डी मजबूत हड्डी मानी जाती है। पूरे शरीर में अगर मजबूत हड्डी अगर कोई है तो कान के पीछे की हड्डी मजबूत हड्डी है। उस कान के पीछे की हड्डी को टुकड़े को निकाला गया और साउथ कोरिया में लेबोरेटरी में उसको लेकर गए, और उनका अनुमान था इतना 5000 साल पुराना कंकाल है, सड़ गया है, तो इसके अंदर कोई साइंटिफिक बातें ढूंढने के लिए कोई अस्तित्व में नहीं होगा। मगर एडवांस टेक्नोलॉजी से ये पाया गया कि 5000 साल पुराने कंकाल में आज भी DNA मौजूद है। तो DNA के आधार पर पता चला वो जो 5000 साल पुराना कंकाल हरियाणा राज्य के राखीगढ़ी में मिला, हिसार जिले के अंदर राखीगढ़ी साइट है, जो सिंधु सभ्यता की एक बड़ी बस्ती है, उसके अंदर जो DNA मिला वो द्रविडियन DNA मिला, यानी हमारा अपना DNA मिला। उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, अंतरराष्ट्रीय सेल नामक जर्नल में उसको पब्लिश किया गया, और उसके शीर्षक में यह लिखा हुआ था कि राखीगढ़ी में जो कंकाल पाया गया उसके अंदर ईरानियन फार्मर का, यानी भारत की बाउंड्री ईरान, उस समय की प्राचीन बाउंड्री ईरान, यानी ईरान के बाउंड्री के किसान का DNA नहीं मिला, और उसके ऊपर का जो भूभाग है उस भूभाग के निवासियों का नाम है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट, लोगों का DNA नहीं मिला। यानी रिपोर्ट में ही लिखा कि किन किन लोगों का DNA नहीं मिला, स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोगों का DNA नहीं मिला। वो साइंटिस्ट लोगों को मालूम है स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोग कौन है। स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोग मतलब आज वर्तमान के मोहन भागवत के वंशज जो वहां रहते हैं, जहां से 4000 वर्ष पहले ब्राह्मण आए, तो वो अपना देश खाली करके नहीं आए, वो अपना देश वही छोड़ के आए हैं, और उनके देश का नाम है वेस्ट यूरेशिया। यहाँ भारत में ये जो हमारे ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहते हैं उनके कहने से, मगर उनका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण नहीं है। उनके वर्तमान जो वंशज है जहाँ रहते हैं, उनके वर्तमान वंशजों का नाम स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी है। इसका शुद्ध हिंदी भाषा में अर्थ होता है अत्यंत जंगली हिंसक प्रजाति यामनिया समाज, वो वहां के रहने वाले। ये बात डिस्क्लोज हो गई, मगर पुणे का एक मराठा आदमी जो डेक्कन कॉलेज का प्रोफेसर था, उसको लालच दिया, उसको डराया धमकाया, तो डरने के मारे वही बोलता था जो ब्राह्मण बोलते थे। हमने भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए से वत्सल शिंदे को लीगल नोटिस भेजा। जब वत्सल शिंदे ने कहा ब्राह्मण मूल निवासी है, जब वसंत शिंदे ने ऐसा कहा, तब हमने वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेजा और कहा किस पैराग्राफ में लिखा है, किस लाइन में लिखा है ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है। अरे हेडिंग में लिखा है ब्राह्मण विदेशी है, यानी स्टेपे पैस्टोरलिस्ट लोगों का DNA नहीं मिला, ऊपर लिखा है, अंदर कहा ब्राह्मण शब्द ही नहीं है। तो RSS के लोगों को लगा कि अब ये टूल पकड़ा गया है, अब क्या करे। तो उन्होंने सोचा भामसेब के लोग बोल रहे हैं और इस बात का भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इन बात का प्रचार गांव गांव में कर रहे हैं, तभी ना लोग नारे लगा रहे बोल 85 जय मूल निवासी।
अपने आप थोड़ी नारे लगा रहे। तो उन्होंने योजना किया, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक ब्राह्मण प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया, और ज्ञानेश्वर चौबे ने बयान दिया और हिंदी अखबारों में उसको पब्लिश किया। और बयान में ये कहा ज्ञानेश्वर चौबे ने, जब वामसे भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस को नंगा किया, ब्राह्मण विदेशी है ये डंके के चोट पर कहा, तो ज्ञानेश्वर चौबे को आगे किया और ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा ब्राह्मण विदेशी नहीं है, वो यही भारत के मूल निवासी है। विदेशी कौन है? संथाल, भिल्ल, मीना, गोंड, ये विदेशी है। तो ब्राह्मणों को क्या लगा कि ये तीर हमारी तरफ आ रहा है, हम विदेशी सिद्ध हो रहे हैं। अब उनकी भी कमजोरी क्या है? उनकी महिला। ब्राह्मण कितना भी कहे हम मूल निवासी है, मगर उनकी महिलाएं उनको मूल निवासी नहीं बना सकती। उनका ब्राह्मणों का डीएनए वहां यूरेशिया, वेस्ट यूरेशिया से मिला है, और उनकी जो महिलाएं हैं उनका डीएनए हमारी महिला से मिला हुआ है। उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यानी वो आए थे तो साथ में महिला लेकर नहीं आए थे, वो उनकी महिलाओं के कारण उनकी चोरी पकड़ी गई। तो अब ब्राह्मणों ने क्या तय कर लिया, अब हम विदेशी सिद्ध हो गए हैं। अभी संताल, मीना, भिल्ल, गोंड, इन आदिवासियों को विदेशी घोषित कर दिया जाए। तो आरएसएस के लोगों को लगा कि आदिवासी लोग युक्तिवाद नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन कहाँ है। तो ब्राह्मणों ने उनकी कमजोरी को भाप लिया, और जो बोल नहीं सकते हैं, जो युक्तिवाद नहीं कर सकते, उनकी तरफ निशाना डोल दिया। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और माननीय एचएन रेकवाल जी ने पूरे देश भर में अभियान चलाया कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी कैसा है और आदिवासी मूल निवासी कैसा है। यह अभियान रेकवाल जी ने चलाया। तो इसके खिलाफ आरएसएस के लोगों ने वनवासी कल्याण आश्रम को उतारा। वनवासी कल्याण आश्रम किसका संगठन है? तो जो लोग सामाजिक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद के साथ जुड़े हैं उनको मालूम है, ये आरएसएस का प्रायोजित संगठन है। वनवासी आदिवासियों को आरएसएस, बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? वनवासी। वनवासी का मतलब क्या होता है? इंसान नहीं होता है, वन में निवास करने वाला। नगर में निवास करने वाला इंसान होता है, वन में निवास करने वाला कौन होता है? उनकी नजर में चूहा होता है, बिल्ली होता है, कुत्ता होता है, भैंस होता है, चीता होता है, शेर होता है, मगर आदमी नहीं होता। तो ये जो विदेशी लोग हैं, ये आदिवासियों की पहचान वनवासी कर रहे हैं। आदिवासी मूल निवासी है, आदिवासी भारत का मालिक है, संविधान ने उसको मालिक घोषित किया है, उसको वनवासी घोषित नहीं किया संविधान ने। मगर ये दुश्मन लोग, विदेशी लोग हमारे लोगों को वनवासी कहते हैं और दूसरे ब्राह्मण को आगे करके आदिवासियों को विदेशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग लड़ना चाहते हैं तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा से नहीं लड़ रहे, आदिवासियों को गुमराह करने का काम किया। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मैदान में उतर गया है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद देशव्यापी संगठन बनाने में कामयाब हुआ है। अब ये लड़ाई ब्राह्मणों के लिए मुश्किल हो सकती है। साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने वाले लोग आदिवासियों को नक्सलाइट कह रहे हैं। मुसलमानों के 52,000 बच्चों को जेल में ठुसा रहे और उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, युवा युवतियां जो बाबा साहब की किताबें पढ़ के मैदान में उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में उसका प्रयोग चल रहा था, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भीमा कोरेगांव का फसाद करवाया, और फसाद करवाने के बाद जिन लोगों के खिलाफ फसाद करवाया उन अम्बेडकरवादी लोगों को, वहां के शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्या कहे? यह अर्बन नक्सलाइट है, यानी जंगल में रहने वाले नक्सलाइट है, और शहरों में
टाई बूट सूट पहनने वाले भी नक्सलाइट है, मगर कौन से नक्सलाइट है? दिमाग लगाने वाले नक्सलाइट है, कलम चलाने वाले नक्सलाइट है, जबान चलाने वाले नक्सलाइट है। इसका मतलब ये है कि 3.5% विदेशी ब्राह्मण हमें हमारे सभी लोगों को अलग अलग ब्लेम लगाकर मार रहा है, अलग थलग करके मार रहा है। आदिवासियों को नक्सलाइट, मुसलमान को आतंकवादी, सिखों को अलगाववादी, किसान लड़ाई लड़ा देशद्रोही, किसान अपनी खेती के लिए लड़ाई लड़ा वो देशद्रोही। क्या बचा कौन है? तो इसका सार यही है कि 3.5% ब्राह्मण सत्ता में बैठने के कारण वो दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहा है, वो खुद आतंकवादी है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मुशर्रफ साहब एक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी है। आईजी कोई साधारण पद नहीं होता। उन्होंने किताब लिखा, आरएसएस दुनिया का नंबर 1 का आतंकवादी संगठन, जिसका कोई अकाउंट ही नहीं है। आरएसएस के पास कोई अकाउंट ही नहीं है, उसका कोई ऑडिट होता नहीं है, उसका कोई धर्मदा आयुक्त के पास उसकी कोई कमिटी नहीं है, यानी वो संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि उसको संविधान के तहत मान्यता लेनी चाहिए। तो संविधान उसको हथियार उठाने की मान्यता कैसे दे सकता है? तो जिसको हमारे लोग आज आरएसएस कह रहे हैं, ये आरएसएस को पैदा कांग्रेस ने किया। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ये कांग्रेस का सेक्रेटरी था, उसने आरएसएस पैदा किया और ये मिलजुल कर आज काम कर रहे हैं। हमारा रहनुमा कांग्रेस के लोग नहीं हो सकते, सीपीआई सीपीएम के लोग नहीं हो सकते, बीजेपी के लोग नहीं हो सकते। अगर आपको आपके नेता चाहिए तो आपका संगठन देशव्यापी संगठन बनाना होगा। और आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये देशव्यापी संगठन बन चुका है। ये हमारे लिए गर्व और फक्र की बात है कि आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में हम कामयाब हो गए। आप कहोगे इसका सबूत क्या है? कुछ नए लोग हो सकते हैं। इसका सबूत क्या है? जब कॉमन सिविल कोड यानी एक जैसा कानून सब पर लागू होगा, ये कभी संभव नहीं है। मुसलमान लोग चिल्ला रहे थे कि इसका विरोध करना चाहिए, मानसेब को इसका विरोध करना चाहिए। तो विरोध किया, हम लोगों ने किया और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद रेकवाल साहब के नेतृत्व में कॉमन सिविल कोड के खिलाफ भारत बंद किया। ये इस बात का सबूत है। इसीलिए साथियों, हमारी लड़ाई जिन लोगों के साथ है वो विदेशी लोग हैं और जो हमारे समाज जो आपस में बटा हुआ है इसको जोड़ना होगा। वो कह रहे बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग कह रहे आज सोशल मीडिया में कह रहे बटेंगे तो कटेंगे। अब कटेंगे शब्द कोड लैंग्वेज है, यानी किसके खिलाफ बात करना है, किस संदर्भ में करना है। नारा लगाए बटेंगे तो कटेंगे, मगर सभापति जो थे अध्यक्ष महोदय पार्लियामेंट के लोकसभा के बिड़ला जी की बेटी का शादी बिड़ला जी ने एक मुसलमान के साथ किया। अब नारा लगाओ बटेंगे तो कैसे कटेंगे? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये मुसलमान नेता हैं। मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते, बीजेपी वाले उनको मुसलमान मानते। मुसलमान उनको कभी मुसलमान नेता नहीं मानते, मगर ये मुसलमान नाम से मुसलमान है, काम से मुसलमान नहीं है। इनको जो बीवियां दिया वो बजरंग दल के लोगों ने दिया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दिया, आरएसएस के लोग अपनी बेटियों का शादी मुसलमान लड़कों से लगाते हैं और बाहर हिंदू मुसलमान से झगड़े लगाते हैं। तो मैं जो भोले लोग हमारे SC ST OBC के लोग आरएसएस बजरंग दल में हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ जरा मोर्चा खोलो उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ आप मोर्चा खोलो। अगर हिंदुत्व को बचाना है, ओम बिड़ला के खिलाफ मोर्चा खोलो। आपको पिछवाड़े मारा जाएगा और कहा जाएगा इसके लिए थोड़ी आपको संगठन में लिया है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं
क्योंकि वो बटे हुए उनकी विचारधारा में हमारी विचारधारा, हमारी मुक्ति की विचारधारा है, आजाद करने की विचारधारा है। और 2030 तक 6 लाख गांवों में हम देशव्यापी संगठन खड़ा कर रहे हैं और बिरसा मुंडा का सम्मान करके हम उल गुलान करेंगे, हम आजादी हासिल करेंगे। ये मंच, ये बातें हमारी आजादी के लिए है। यही बात कहकर मेरी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी।